Dr. Mittal, now we will rewind a little. So we would like to understand what city do you belong to, about your education, about a little about your family, which means your parents, your siblings, your wife, your kids. So थोड़ा आप उसके बारे में बताएं. So I was born in Jodhpur. My father had been part of in Air Force में. He was into account section. So he was Air Force में. लेकिन he was a civilian. तो अकाउंट साइड पे तो उनकी ट्रांसफरेबल जो पोजीशन जॉब थी, तो मेरा बात जोधपुर में उनके जोधपुर के टीम पे हुआ. आई हैड बीन देयर ओनली आई थिंक फॉर ए 1 or 2 years खाली. उसके बाद देन ही गॉट शिफ्टेड टू देहरादून. देहरादून में वी हैड बीन देयर फॉर अनदर 3-4 years. सो 5 साल की एज में आई केम बैक टू हापुड़ विच इज़ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में. पहले एक सेपरेट प्लेस सिटी होता था, नाउ इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन इटसेल्फ. मामा बिलोंग्स टू दिल्ली, पापा बिलोंग्स टू नेटिव प्लेस इज हापुड़. Okay. यहाँ पे उन लोगों का बिजनेस साइड से दे बिलोंग टू, बट पापा वाज द ओनली पर्सन हु वेंट इनटू द जॉब साइड पे. तो आई हैव गॉट 3 siblings more. Brothers who is almost 9 years older to me is settled in US now since 1998 से, and elder sister, she is a doctor. She is a gynecologist settled in Ghaziabad. Okay. Second sister is again she is a MA in English and she is settled in Saibabad, and she is a homely lady. And Bhabhi is again from a product town Delhi College of Engineering. She is again settled in US. वहाँ पे उनका बिटिया डॉक्टर हो गई, बेटा छोटा बेटा अभी 12th में है. आई एम द यंगेस्ट वन. बड़ी सिस्टर के 2 बच्चे, एक डॉक्टर अगेन, एक इंजीनियर प्लस MBA. छोटी सिस्टर के 2 बेटे, दोनों इंजीनियर के लिए हैं. मेरा बेटा इंजीनियर के लिए. तो आपकी एजुकेशन क्या रही, मतलब कौन कौन से कॉलेज, स्कूल, कहाँ से पढ़े हैं आप? हिंदी मीडियम से पढ़े हापुड़ में, बिकॉज वी नेवर गॉट ए अपॉर्चुनिटी. और फादर इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज 4 बच्चे, बड़े भैया जब इंजीनियर बने रोटी से, अब दीदी डॉक्टर बनी, तो उनकी एजुकेशन वगैरह. तो मेरा बेसिक एजुकेशन वॉज फ्रॉम द हिंदी मीडियम विच वॉज फ्रॉम SSV इंटर कॉलेज से. एंड वी वर लकी कि बड़े भैया ने जल्दी रुड़की यूनिवर्सिटी, जो सेपरेटली आज तो IIT रुड़की कहलाता है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज्ड टू बी रुड़की सेपरेटली. ओके. जो अब IIT रुड़की है, जो IIT रुड़की कहलाता है, वो रुड़की यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट एग्जाम होता था. सो ही वाज वन ऑफ द टॉपर्स. ओके. या सो अर्ली रैंकर्स में थे. तो क्या उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी? नहीं, उन्होंने डिस्पाइट ही गॉट ए वेरी गुड रैंक. पापा ने बिकॉज ME साइड देखा था, तो कंस्ट्रक्शन वाली साइड देखा था, तो उनको सिविल इंजीनियरिंग कराई थी. ओके. बट ही नेवर गॉट इनटू सिविल इंजीनियरिंग. ही गॉट हिज इंटरेस्ट इनटू कंप्यूटर्स, बट दैट इज अगेन द डेस्टिनी. तो ही डिड हिज इंजीनियरिंग इनटू सिविल इंजीनियरिंग. उनके साथ के आज के लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री में सचिव और पोजीशन पे हैं, बट हीज डेस्टिनी वाज आउटसाइड इंडिया. हिज डेस्टिनी वाज इनटू कंप्यूटर्स, सो ही गॉट इनटू कंप्यूटर्स. तो ये ब्रदर वाली साइड का पार्ट हो गया. दीदी वगैरह ने मेडिकल कर लिया, तो उनको देखा देखी हमारे को भी लगा कि वी हैव टू डू दिस, वी हैव नो अदर चॉइस. एंड आई गॉट इनटू दिस इंजीनियरिंग साइड. तो आपने कहाँ से करी बीटेक? मेरा बीटेक है KNIT सुल्तानपुर, विच वॉज पार्ट ऑफ UP MNREC. ओके. There used to be only 7 colleges that point of time. आज की डेट में तो UP टेक करके कुछ हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. आज की डेट में तो इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में आई थिंक 400 से ऊपर होंगे. तब ये प्राइवेटाइजेशन नहीं था. There used to be only 7 colleges. तो जो MNREC का एग्जाम हुआ करता था, IIT रुड़की एंड MNREC. तो हम लोगों का जो MNREC वाला पार्ट होता था, उसमें केवल 7 कॉलेज थे. KNIT सुल्तानपुर, IET लखनऊ, HBTI कानपुर, MMEC गोरखपुर, पंतनगर एंड 1-2 और होते थे बस. यही चीज़ थे. तो ये कौन से ईयर में आपने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है? आई डिड माई इंजीनियरिंग कंप्लीटेड इन 1998. इन 1998. और उसके बाद MBA हाथ के आती, इसके बाद सिलेक्शन हो गया, तो MBA 2000 में कंप्लीट किया. वो आपने नरसिंह मोहन से किया? ओके. तो आप टेल अस अबाउट योर जर्नी एज एन एम्प्लॉई इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट your first job? So first job was started in 2000 itself, which was with CWC. CWC in 2000. हाँ. Okay.
तो उस समय ये जो नॉट CWC, दिस वाज विद CMC और CMC, नॉट CWC, CMC। तो CMC की तरफ से आई वॉज मेड एज इंचार्ज, ऑपरेशन इंचार्ज फॉर इंडियन ऑयल ऑन IT इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। तो आई हैड बीन देयर फॉर अ ईयर। उसके बाद गाइस फ्रॉम विप्रो दे कॉल्ड मी अप। कैन वी चेक व्हाट वाज योर सैलरी देन? बहुत कम थी उस समय, बहुत कितनी? कम। उस समय सैलरी होती थी आई थिंक 8-9,000 रुपीज़। 8-9,000 rupees. Okay. एंड दैट यूज्ड टू बी द ड्रीम, बिकॉज जो उस समय वहाँ पे मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगा। तो विप्रो ज्वाइन किया। विप्रो में मेरे ख्याल से आई ज्वाइन ऑन 24-25 पे, और 1-1.5 साल में 36 के आसपास था शायद। ये 2001 में आपने ज्वाइन कर? हाँ, लेकिन विप्रो में मेरा कैरियर ग्राफ वॉज वेरी वेरी हाई। आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव पर्सन, वेरी टेक्निकल सेवी। और जितने भी नई टेक्नोलॉजी आई थी उस समय, जैसे मैंने बताया कि सन सोलारिस, एडमिनो, HP UX हो, IBM AIX हो, क्लस्टर हो, यूनिसेंटर TNG हो, Oracle DBA हो, इन सब पे महारत हासिल किया। एंड सून टेक्निकल नॉलेज की वजह से आई बिकेम द रीजनल चैम्प। एंड उसके साथ साथ टेक्निकल टीम जो पूरे विप्रो नोट की थी, लेवल 3 का पूरा टीम मेरे पास आ गया था। ओके। और जब आप ऐसी पोजीशन पहुंच जाते हो कि सुबह आप 20 इंटरव्यू ले रहे हो, शाम को आप 20 इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपका जो दिमाग में ना एक हाईनेस चढ़ जाती है कि आपने किसी को बोल दिया कि तू पागल है, इडियट है, तेरे को कुछ नहीं आता जाता, तो नहीं आता जाता। या फिर किसी को बोल दिया कि अगर आपने ये कल तक सुबह तक काम नहीं किया तब तक शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। यू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ मोड। जब वो सर पर चढ़ता है तो ये तरीका सा आता है। और उसके मेरे लिए कंप्लेंट भी हुई, लोग कह देते थे कि ये ईगोइस्टिक है, जो है किसी को समझता नहीं है। बट ठीक है, क्योंकि उस समय आपका सिक्का चला है, तूती बोल रही है, तो आपको कोई कहने वाला नहीं था। तो विप्रो में कैरियर ग्राफ वाज लाइक दिस। एंड जब आप लेवल 3 की टीम को मैनेज करना शुरू करते हैं, तो आप अपने नीचे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बंदे हायर कर रहे हैं जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तब आपको लगता है कि बॉस, जो नए बंदे आप मार्केट से ले रहे हो उनकी सैलरी 10 लाख रुपए है, जो Oracle DBAs हैं, और आपकी सैलरी 3.6 है। तो आप अपने बॉस से कहते हो, बॉस ये क्या है, ये लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरी सैलरी ये, इनकी सैलरी है। बस उसके बाद आपके अंदर फिर सोचता है कि बॉस कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस है। तो आप अपने बॉस को बोलते हो कि बॉस आप तो ठीक करो, फिर तो मैं चला। एंड ये मेरे सब जो मैं 3 महीने का नोटिस दिया, उनको बोला भी, सबने मना भी किया कि हम ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा, बट नहीं हो पाया अच्छा पॉलिसी की वजह से। छोड़ा। उधर CSC से ऑफर आ गया, 3 गुने का ऑफर आ गया, CSC ज्वाइन कर लिया। ये 2004 में 2005? 2003 से 2005 के बीच में मैं आई वॉज पार्ट ऑफ CSC ओके इनिशियली। बट क्योंकि आप वर्क एल्कोहलिक थे, जब CSC में गए तो कुछ काम ही नहीं था। सुबह से शाम तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम में आपने ज्वाइन किया, बिकॉज CSC वॉज ए कॉस्ट सेंटर इंडिया। तो उनके पास उनको पर मंथ की बिलिंग पे पैसे मिल रहे हैं। US का और वहाँ का जो वर्क कल्चर था UK का बहुत डिफरेंट था। वहाँ पे अगर आपको एक सर्वर एक लोकेशन से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो यहाँ तो हम गाड़ी में डाल के ले जाएंगे और किसी को डाउनलाइन पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनता है वाटरफॉल मेथड से, PMP मेथोलॉजी पे, उसके प्लानिंग के इतने टाइम लगते थे। और उसके बाद उसका 1 वीक में एक बार अप्रूवल का टाइम आता था। आपके बॉस पता नहीं UK में बैठे हैं जिनको आपने कभी मिले नहीं, उसमें अगर आपका नंबर आया तो आया, नहीं तो फिर नेक्स्ट मूव पे मूव हो गया। बट क्योंकि आपकी बिलिंग 30, 35, 40, $50 जो भी उनका रेट होगा वो चल रही है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट वाज अ कॉस्ट सेंटर। राइट। तो वहाँ पे वो लोग क्लाइंट से $1,128, $30 दे रहे हैं, यहाँ पे दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा चलने के बाद में। बट आई वॉज वर्क हेल्पफुल, तो मुझे वो कल्चर कभी पसंद नहीं आया कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक 20 कॉफ़ी पी लो, 20 चाय पी लो, दिन भर कुछ नहीं करो, दिन भर केवल शेयर मार्केट ट्रेडिंग करो। तो आई वॉज वेरी वेरी पटअप कि बस मैंने ले तो लिया, लेकिन दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे वो चाहिए, मुझे काम करना है, आई हैव टू ग्रो माई सेल्फ। और फिर वो लकीली वो अपॉर्चुनिटी आई कि उस सिटी फंडेड BPO में जो ये क्या नाम है पोजीशन आई CTO की, एंड दे कॉल्ड मी अप। हालांकि आई वाज नॉट ए BPO गाय, मुझे उस समय वो जो BPO में इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता, बट आई वाज प्रोसेस वाइज आई वाज हाईली यू नो मेथोडिक। और उसमें जो चीज़ प्रोसेस में डिफाइन करना, आपके ISO के हिसाब से, चेकलिस्ट के हिसाब से, आपके टेक्निकल साइड पर बात करना, ये चीज़ वो पिकअप करने में टाइम लगा। तो मैंने आपको बॉस को क्लियरली बोला था जिस समय मेरा इंटरव्यू MD के साथ हुआ था कि मुझे आज हो सकता है कि मुझे आपके जो BPO के अंदर इक्विपमेंट्स हैं इसके बारे में ना पता हो, बट आप मुझसे 1 महीने के बाद जब मिलेंगे दोबारा, तो यू विल नॉट फाइंड मी सेकेंड और थर्ड, इट विल बी ऑल इन माई टिप्स। वो कैसे करना है, क्या करना है, पीपल मैनेजमेंट, आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो ये किया। उस चीज़ में जाने के बाद सारे नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए, आपके वहाँ पे डायलर से लेके सारी चीज़ें अपग्रेड कराई।
तो बस वही चीज़ दिमाग में चल गई कि मुझे पहले पता नहीं था, मैंने ये चीज़ कर दी इनके लिए, आई हैव टू बी। आई मीन आप अपने आप को समझने लगते ना कि अराउंड द 7 हेवन, तो वही चीज़ आई थी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो फिर उसके बाद जब तक आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं करा, यू वर विद Citigroup BPO, yeah. ओके। टेल अस व्हेन डिड यू गेट, शादी कब हुई आपकी, बेटे के बारे में थोड़ा बताएं। I got married in 2004. मेरा था कि मुझे शादी जल्दी नहीं करनी है, पहले मुझे करियर में CTO बनना है। एंड आई डोंट नो कि हाउ द CTO वर्क। जब मैं विप्रो में था तो मेरे पास एक अकाउंट हुआ करता था, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग दिस नेम, बट वहाँ पे मेरे पास वो जो अकाउंट था ना, वहाँ पे जो CTO थे, ही केम फ्रॉम ए बिग फार्म, एंड उस समय उनको गाड़ी, बंगला, सब कुछ दिया हुआ था, ड्राइवर्स एंड एक बड़ा सा जैसा केबिन। तो एक एस्पिरेशन थी कि CTO बनना है, लेकिन कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना, कुछ नहीं पता। अब वो टाइम, डेस्टिनी ने सब क्या हो कि, और एक और चीज़ जो आज मुझे मिलने के बाद लोग बताते हैं कि जब मैं इंजीनियरिंग में भी था या MBA में भी था, तो आई यूज्ड टू से कि मुझे CEO बनना है। अब वो क्यों कहता था, कैसे कहता था, मुझे भी नहीं पता, बट पीपल दे से कि यू यूज्ड टू से दैट पार्ट कि तुझे CEO बनना है। और एक और चीज़ है, स्पिरिचुअल वाली बात करता हूँ। मेरी आराध्य हैं हापुड़ में चंडी माता। बचपन में पता नहीं कब, जिस समय मैं छोटा हुआ, इंजीनियरिंग कर रहा हुआ, तो मैंने वहाँ पे बोल के आया था उनको कभी कि जिस दिन CEO बन जाऊँगा तो मैं आपका सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा। उस एज में जिस समय CEO का मतलब नहीं पता, जिसमें CTO का मतलब नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है, तो वो कैसे कहा, तो बोलता ना कि बलवती जो आपके मुंह पे सरस्वती का वास होता है या क्या है, तो ये कुछ इस तरह का था। तो उसने वो जो बिलीफ है वो अपने आप खिलवाया। उन्होंने क्यों खिलवाया मुझे भी नहीं पता। तो आप गए फिर सोने का मुकुट? बिल्कुल, मैं गया, मैंने करा। और अभी भी उसके बाद भी उन्होंने कुछ और खिलवाया, वो भी किया। और यदि वो अपने जीवन काल में कर पाया तो ठीक, नहीं तो बेटे को बोला हुआ है कि आपने मेरा किया, ये जो बोला हुआ है ये आपने पूरा करना है। तो वो चीज़ है, और वो एक्चुअली अलाइनमेंट के साथ में आज पता है, अलाइनमेंट वाला पार्ट तब नहीं पता था, लेकिन समय ने अपने आप खिलवाया, क्योंकि वो होना था। तो अगर आप चीज़ों को रिलेट करें लाइफ की, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास लॉजिक नहीं मिलेंगे, जिनमें चीज़ें होती चली जाती हैं, आप फ्लो में चलते चले जाते हो। क्यों कहता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने किया, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द कंपनी इनटू BSc लिस्टेड में, जिसमें अभी तक कोई नहीं था और कोई है नहीं अभी तक, जबकि कॉलेज जो है 76 से है। तो मैं क्यों बोलता था, कैसे बोलता था, मुझे भी नहीं पता, एंड दैट्स अ सरप्राइज। तो वो समय बलवान है, अपने आप खिलवाता है। जो होना है वो ओके, वो आपकी जबान पे दे देता है। जैसे मेरा आज की डेट में जब मैं मंत्र करता हूँ तो मेरा यही रहता है लास्ट में मंत्र के बाद में, सरस्वती मेरी जीवा पे वास करे, मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ ना करूँ। ये मंत्र के बाद में, मैं पूजा के बाद में, मॉर्निंग की प्रेयर के बाद में हमेशा से एक रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां फलेषु कदाचिन। और मेरे कर्म अलाइन हो, मैं किसी का बुरा ना करूं, दिन मेरा ऐसा जाए कि मुझे शाम को रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। लेकिन होता क्या है कि कई बार आप गुस्से में भी आते हो, आवेश में भी आते हो, किसी और मूड में होते हो, किसी और बिजनेस टेंशन से होते हो, तो आपके दिमाग से कुछ ना कुछ चीज़ें स्लिप होके कुछ हो जाता है, लेकिन इमीडिएटली आप रियलाइज कर लेते हो कि बस गलत किया आपने। रिग्रेट करो, पश्चाताप करो, मंत्र से नेगेट करो, उसके जो आपने कर्म अर्जित किए हैं उसको नेगेट करो। दैट्स व्हाट आई से। तो आपकी शादी जो थी, वाज इट अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज? नहीं, हाँ, तो आपने शादी का क्वेश्चन पूछा था, मैंने शायद डाइग्रेस कर लिया। तो शादी मेरी 2004 में हुई, और मैं तब तक हालांकि पोजीशन अटेंड करके शादी नहीं करना चाहता था, बट फिर पापा ने ये बोला कि अब हम जो है आप सेटल हो, आप कैरियर में अच्छा कर रहे हो और रिटायर हैं, तो शादी करके सेटल हो। उनके कहने के अनुसार 30 की एज में मैंने शादी करी 2004 में। लकीली शी ऑल्सो केम फ्रॉम ए स्पिरिचुअल बैकग्राउंड फैमिली, जैन फैमिली से, जिनका पर्पज़ उनके फादर साइड से, मदर साइड से, बाबा की साइड से एक तो सबसे बढ़िया संस्कार ये था कि न्यूक्लियर फैमिली की बजाय जॉइंट फैमिली। ओके। तो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। उनकी तरफ से भी उनके फादर का हमेशा से रहा कि अपने भाइयों का किया, अपने बहनों का किया, सबको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, कभी किसी से लेने वाली फीलिंग नहीं रखी, दिया, लेकिन देने के बाद भी बखाना नहीं। क्योंकि इंसान का क्या होता है कि जब आप करते हैं तो आप उसे बखानते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैंने किया, ना आप देने वाले ना लेने वाले।
आपने अगर किसी का दिया भी है, दे भी रहे हो, तो आपके पिछले जन्म के उधार थे, कुछ कर्म थे जो आप चुका रहे हो। ये बहुत क्लियर बात है और समझने की जरूरत है। जब आप बखान करना शुरू कर देते हो तो जो किया धरा है वो सब वेस्ट हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि आपने किया और उसके बाद सोचो कि मैंने इसको किया, मैंने इसको किया, नेकी कर कुएं में डाल, इस मंत्र को जीवन में बांध लो। मैं ना करने वाला और ना ही मैं कोई अनेबलर हूँ। करने वाला वो, करवाने वाला वो, और जो यदि मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो मेरे कुछ रेजिडुअल बंधन थे, मेरे कुछ उधार थे जो मैं अब इस जन्म में चुकता करके अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ सारे ऋणों से और बंधन से। जिस दिन ये वाली चीज़ लाने के लिए, ये चीज़ मेरे को स्वाति की तरफ से बहुत ज़्यादा आई और आई एम थैंकफुल कि उसका कभी भी उस जर्नी में, जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है, शादी के जस्ट 3 साल बाद जो आपका एक हनीमून पीरियड होता है, उस टाइम पे जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाना है, उसने साथ दिया। उसने कभी अपोज नहीं किया, उसने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया, उसने अपने कोई ऐसी वाली फीलिंग नहीं रखी, नहीं जी मुझे तो ये जेवर चाहिए या मुझे ये गहना चाहिए। वो जो टफ टाइम था उसमें उसका हमेशा से एक ही चीज़ रहा कि आप जो कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर सकता, इस जर्नी को कंटिन्यू करो। समय चेंज होगा, जब आप अनेबल हो जाएंगे तो जो जब लेना होगा तब मैं तब ले लूँगी। एंड दैट वॉज रियली ए सपोर्टिंग टाइम। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप एक तरफ से सैलरी लेके आ रहे हो, वरना जनरली उस एज टाइम पे लड़कियां क्या करती हैं कि मैंने कमाया मैं क्यों डालूं, करेक्ट, मैंने कमाया मैं आपके माता पिता का क्यों करूं, मैं खुद सक्षम हूं, मैं खुद AVP हूं या मैं खुद सीनियर मैनेजर हूं तो मैं क्यों करूं। बट लकीली ये ब्लेसिंग मेरे फैमिली में रही, चाहे वो भैया की तरफ से रहा हो, बहनों की तरफ से रहा हो, वाइफ की तरफ से रहा हो, बेटे की तरफ से रहा हो। कभी इस चीज़ पे किसी ने नहीं था सपोर्ट किया जर्नी को। उन्होंने कहा जो आप कर रहे हो डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, इसमें जनरेशन लगती है, जब आपने बीड़ा उठाया है तो इस जर्नी को फ्लो करो। एंड दैट वाज रियली सपोर्टिंग अनेबलर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग थ्रू दिस जर्नी। अदरवाइज एंटरप्रेन्योर की लाइफ इज द राइड ऑफ द कैमल। एक दिन जिस दिन आपको लगा कि बहुत अच्छा हो गया, यू फील हाई, यू फील एलेटेड, बट द सेम टाइम नेक्स्ट पल में पता लगा देयर इज सम बैड न्यूज़ कि यार वो नहीं आ पाया क्लाइंट, यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर। बट सिंस यू आर द बॉस तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लोग रोज धुलेंगे आपके सामने आके, बाकी लोग कह देंगे बॉस सैलरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप कहाँ जाओगे? यू आर द बॉस, यू आर द स्वीपर, यू आर एवरीथिंग। तो आपको रोना भी है तो अपने लिए आप घर जाके नहीं रो सकते, क्योंकि आप यू डोंट वांट टू गिव दैट पेन टू योर फैमिली मेंबर्स। अदरवाइज दे विल आल्सो थिंक कि बॉस बच्चा हमारा इज इन पेन। आप माता पिता के सामने नहीं कह सकते, आप वाइफ के सामने बोलोगे तो उसे फील होगा, बच्चे के सामने बोलोगे तो उसे फील होगा, आप एम्प्लॉयज के सामने बोलोगे तो दे विल फील डिमोटिवेटेड। सो वो जो जर्नी है उसके अंदर आपको ये सारे पेन्स अपने अंदर समाहित करने हैं और अपने आप ही उस चीज़ को झेलना है। आप केवल ये चीज़ कह सकते हो तो किससे कह सकते हो? ऑलमाइटी, कि बस जो मैंने गलती करी, जो मैंने किया, हो सकता है मुझसे कुछ अपराध हुए हो, उसको क्षमा करके अब इसको पटरी पे ला दो। And we did that, and she came by my side, and today is a story. तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, it was not a love marriage, it is arranged marriage, and I believe it's in arranged marriage because बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप प्यार में अंधे होते हैं तो आप केवल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखते। शादी इज ए बंधन फॉर दो परिवारों का, दो संस्कारों का। लोग कहते हैं कि प्यार प्यार प्यार, जिंदगी नहीं चलती। मेरा मानना है जिंदगी केवल प्यार से नहीं चलती है, बिकॉज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैज़ टू बी सीन, कंपेटिबिलिटी हैज़ टू बी सीन। और एक और भी चीज़ है, जिस समय तक वो प्यार वाला पार्ट होता है शादी से पहले वाला, उस समय तक लोगों को केवल अच्छाई दिखाई देती हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी दैट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। करेक्ट। बट जिस दिन वो शादी हो जाती है उस दिन वो प्यार वाला सारे, क्योंकि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट सारे देख चुके होते हो, तो केवल बचता क्या है? नेगेटिव। अब वहीं पे वो सबसे ज़्यादा पंगे शुरू होने शुरू जाते हैं। और अरेंज मैरिज के अंदर यह कि बिकॉज यू डू नॉट नो ईच अदर, व्हेन यू मीट इनिशियली शुरू के 1-2 साल आपको एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में समझने में जाते हैं, तब तक बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने शुरू होती है, माता पिता बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बिजनेस साइड जॉब कर रहे हैं, वाकई प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो आप टाइम ही नहीं निकालते, टाइम उन चीज़ों पे टाइम ही नहीं दे पाते। वो फिर लगता है कि ये तो रूटीन है, अगर कोई झगड़ा भी हुआ, लकीली फ्रॉम माई साइड, इन माई केस
देयर वाज नेवर ए क्वारल, देयर वाज नेवर एनीथिंग सच। मैं आज देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि उसने उसको ये कह दिया, उसने इसको ये मार दिया, उसने ये कर दिया। ऑल दिस आई फील क्रैप। क्यों करना है भाई? उसकी लाइफ है, वो भी इंसान है, आपकी लाइफ है, आप भी इंसान हो। वो रसोई में काम कर रही है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो घर का काम कर रही है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज शी इज ऑल्सो ह्यूमन। करेक्ट। आपको सुप्रीमेसी दिखानी क्यों है? आप मेल हैं तो उसका मतलब आप सुप्रीम थोड़ी ना है। अदर पर्सन इज नॉट इंफीरियर, शी इज अ पार्ट ऑफ यू, शी इज एक्सेप्टिंग योर फैमिली। सो बेटर बी इनटू दैट मोड कि जहाँ पे वो भी ह्यूमन है, आपको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई एहसान नहीं दिखाना। अगर आप किचन में साथ में काम कर रहे हैं तो यू आर नॉट सुपीरियर आपकी। या फिर आप अगर सीईओ हैं और आपको कहते हैं कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, आप हेल्प कर दो, तो आपकी इज्जत घट जाएगी या फिर आप सीईओ से आप जो है चपरासी बन जाएंगे। नो, this is something which has to come from your inside. You are equally responsible to bring everyone together in the family, and that's how the family is. Right. And that's what I love to do at home. घर का काम। अगर वो मुझे मॉर्निंग में मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट देना है, and I feel कि it's my responsibility because they are my parents. More than her, it's my parents, and I'm not doing any ehsan to anyone. People say कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रह रहे हैं। What the hell? उन्होंने जब रखा आपको बचपन से, तो उन्होंने कभी कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा है या मेरा बच्चा मेरे साथ रह रहा है? आप आज कह रहे हो कि मेरे बनाए हुए घर में मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं। आप लकी हो कि आप उनके साथ रह रहे हो, आपको ये टाइम मिल पाया कि आप उनके साथ रहने की अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। राइट। मेरा क्या है? जन्म उन्होंने दिया, व्हाट आई एम बीइंग मेड, दे डिड अ सैक्रिफाइस। आज आप उस पोजीशन पे बैठे हुए हो जहाँ पे आप इस चीज को कमांड कर सकते हो, बट अल्टीमेटली दे आर योर कर्ता। तो मुझे वो कई बार लगता है। और दूसरी चीज़ें पर भी है, मेरे पेरेंट्स के साथ में नहीं है, ना ही उन्होंने। लोग कहते हैं कि बच्चों को जब तक जिंदा हो तब तक नहीं देना, अपना फ्यूचर में बुढ़ापे में बच्चे साथ देना दे। भैया क्यों सोचना है? बच्चे को जो आप संस्कार दे रहे हो, यदि आपके संस्कार आ रहे हैं तो बच्चे तो करेंगे नहीं, और यदि करा भी और आपने सब कुछ दे दिया, क्या होगा? आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास ट्रैवल करने के लिए है। जब आप 65 की एज में पहुंच चुके तो आपको वैसे वैराग्य है। जो हमारे लाइफ के जो प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर 4 अवस्था थी। अब वो जो चौथी अवस्था है विच इज संन्यास, क्यों मुंह रखना है? जब आपने बच्चों को दे दिया, उसको आपने उसके सिर पे साफा बांध दिया कि बेटा नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए। यदि वो बच्चा करता है आपके कर्म के अनुसार, अच्छा है, नहीं करता तो रोना क्या है? इंसान को छोड़ के कोई पैसे कमाता है, पशु पक्षी, इतनी सारी योनियां, इतने सारे जानवर हैं, सब कुछ है, जीते वो भी हैं, भगवान ने बनाया पेट भरने के लिए, उनके पास सारे साधन डाले हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ना है? कंदमूल तो होगा, कोई भिक्षा तो दे देगा। क्यों उसको अपने कर्म बांधने, क्यों अपने आप को अपरिग्रह की तरफ इंक्लाइन करना जरूरी है? जिस दिन तक वो मोह बनता रहेगा, ये जन्म मृत्यु का बंधन बना रहेगा। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि हाँ आपने कर्म करके अपने बच्चे को अपनी लिगेसी दे दी, उस दिन कमांड उसके हाथ में छोड़ दो। खाना देता है वेल एंड गुड, नहीं देता तो भगवान ने जब तक आपकी लाइफ रखी हुई है तब तक आप भूखे नहीं मरोगे। यदि आपकी लाइफ उसी तरीके से लिखी हुई है कि भूखे मरोगे तो आप कुछ भी कर लो, मरना ही है। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, किसी का नाम नहीं लूँगा अगेन, बड़े फेमस बिलियनियर का 12,000 करोड़ का एम्पायर बेटे के नाम कर दिया, और उसके बाद एक लेख लिखा कि बस बेटा, अब वो खुद जो है किसी रेंटेड हाउस में रहते हैं, सारे शेयर्स उसके नाम कर दिए। नहीं, वो तो काफी चर्चा में चल रहा है अभी। तो आप बोल रहे हो, मेरे ख्याल से आप नाम नहीं भी लोगे तब भी लोगों को चल जाएगा। हाँ, तो लेकिन क्यों रोना है? क्योंकि आपके संस्कार, आपके पिछले जन्म का कर्म थे, आपने दिया, अब क्यों रो रहे हो? वो होना था, नहीं देते तो किसी और तरीके से जाना था। वो आपने जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। करेक्ट। अगर बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होंगे? अब वो बोना भी है क्योंकि आपने पहले किया था, क्योंकि आपको पिछले जन्म का पता नहीं है, पिछले रेजिडुअल्स कर्मास का पता नहीं है, तो वो झड़ना था। तो आप आराम से रहो ना, ठीक है, आपको खाने को मिल रहा है, आप उस चीज़ से व्यक्त हो जाओ। जिस दिन तक आपकी एज थी शो ऑफ की, आपकी एज थी, आपको एग्जिबिट करना था, पब्लिक फेस होना था, आपने अपनी मर्जी से किया, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपके बच्चों ने आपसे कुछ नहीं कहा कि जी आप बिलियनियर बनो, जी मुझे तो 12,000 करोड़ दे के जाओ। आपने अपनी मर्जी से किया, आपने कोशिश कर दिया, जब दे दिया तो भूल जाओ, काम खत्म हुआ,
देने के बाद उसको बखानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी डेस्टिनी थी कि आपको 60 के बाद 65 के बाद सफर करना है, आपको रेंटेड हाउस में रहना है, आपको खाने के लिए भी सोचने की जरूरत है, तो जस्ट फाइन। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपने तब भी इतना दिया, वरना नीचे के लोग देखो बेचारे, जिनके पास 2 रोटी खाने का समय तो ठीक है, बट पैसे नहीं है। आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है सब सुखी रहो। क्यों उस चीज को सोचने की मैंने किया? अरे आपने किया, आपका भाग्य था, उसने लिया, उसका भाग्य था, काम खत्म। So, about your kids, you have one son? I have only one son. And when was he born? And 1 साल बाद, because we decided कि we will go for, because हमारी एज ही 30 के बाद शादी की, तो 31 में, और मुझे भी ये भी था क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा ये था कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं करें कि बच्चे को लेट करें और पता लगा फिर वो करने के लिए भी हिम्मत ना हो, क्योंकि एक के बाद दूसरा करने की हिम्मत नहीं है। उस समय नहीं हुई। तो आदित्य कितने साल का है? Adit is now 18 plus. 18 plus. Yeah. And he's still studying. He is into second year of his BTech, Triple E में, BITS Pilani. BITS Pilani में. Okay. Great. थोड़ा सा again we will discuss about IT Cons, e-solution. अब आपने इस साल उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दिया. How difficult was it or how easy was it for you to have your company listed? Okay. सो तो जो स्टॉक मार्केट है उस पर एक डिफरेंट माइंडसेट है, उस पर वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट होता है। पर जो इंडियन बिजनेस फर्स्ट जनरेशन के अलावा या ट्रेडिशनल बिजनेस है उनमें माइंडसेट होता है कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपनी जेब में रखो। वेयर द शेयर मार्केट और जो ये आपका जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है वो बहुत डिफरेंट है। ये पैट पे चलता है। आप जितना ज़्यादा टैक्स दे रहे हो उतना ज़्यादा आपका ये समझ के चलिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। आपका पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा के जितना पैट दिखाएंगे उतना बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ का जो माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट है। अब मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फर्स्ट जनरेशन है या बिजनेसमैन हैं जो लीगेसी चले आ रहे हैं उनको इस साइड पे मूव करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो माइंडसेट ये है कि बिजनेस में जितना प्रॉफिट आया उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस बुक करो, वो प्रॉफिट अपनी जेब में डालते चले जाओ। यहाँ पे माइंडसेट ये है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट साइड पे अपना निकालना कुछ नहीं है। आप केवल एम्प्लॉय हैं, सैलरी हैं, आप MD हैं या CEO हैं, तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉय ओनली। राइट। आप अपनी सैलरी ले रहे हैं, बट आपको ये इंश्योर करना है कि प्रॉफिट मार्जिन्स और पैट प्रॉफिटेबिलिटी एक लेवल तक मेंटेन होनी चाहिए ताकि पी फैक्टर उस इंडस्ट्री का मल्टीप्लाई करा के आपका वैल्यूएशन बनता जाए। तो जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट माइंडसेट है देन द नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिशन। तो बहुत डिफिकल्ट है, जनरली लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज शेयर्स क्या समझ जाते हैं नोशनल वैल्यू। जब तक वो रियलाइज ना हो जाए तब तक वो समझते हैं कि ये हवा में बात चल रही है, हवा में बात कर रही है। तो आपने इसी साल कंपनी को लिस्ट कराया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब आपने अपना लॉन्च किया, IPO लॉन्च, तो क्या आपका वैल्यू था? और अभी आई थिंक करंटली इट्स एट 43-44। हाँ, तो जिस समय हमने 51 के प्राइस पे लेके आए थे, अभी आज की डेट में मार्केट में डाउन भी है। हाँ। ये चीजें देखिए, शेयर मार्केट में इट्स इमोशंस। पब्लिक जो है उनको 99.9% जनता को ना बैलेंस शीट समझ में आती, ना रेशियो समझ में आते, ना ही प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आती। पब्लिक जब मार्केट या आपके शेयर बुल मार्केट में होते हैं, मतलब प्राइस बढ़ना शुरू होता है, दे स्टार्ट बाइंग, एक्यूमुलेटिंग इट। जिससे में डाउन होना शुरू होता है उनको फील आता है कि यार ये पता नहीं क्यों बेच रहे हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि किस बड़े ब्रोकर ने इसमें पैसे लगाए, किसने एग्जिट कर लिया, क्या कर लिया, एंड उसी के बेस पर दे देखते हैं डिसीजंस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, रेशियोज, क्या चीज़ हैं हमारे, कितना हमारे पास रिजर्व्स हैं, कैश फ्लोज हैं, बहुत ही कम लोगों को समझ में आती हैं। इमोशंस पे चलता है। यदि आज देखना कोई शुरू कर दे किसी भी बड़ी कंपनी का भी, 90% जनता इमीडिएटली एग्जिट करना शुरू कर देगी। मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट मोर देन टेक्निकल, आई थिंक इमोशंस पे और स्टेटस पे आ जाती है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बियर मार्केट में खरीदते हैं और बुल मार्केट में बेचते हैं। वही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जिसने बुल मार्केट में खरीदा और बियर मार्केट में बेच दिया, या तो वो लॉस खाएगा या फिर साल के लास्ट में यदि वो प्लस माइनस देखेगा तो कुछ भी पैसे नहीं कमाए होंगे। बट जो पैसे लगाते हैं वो बियर मार्केट में, जिसने 1000 करोड़ लगाए और बुल मार्केट में बेच दिया और 3000 करोड़ निकाल लिए, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट द वेल्थ। ओके, तो अभी आपका क्या विजन है IT Cons को लेकर? क्या आप उसको NSE में भी लिस्ट कराना चाहते हैं आगे, या
क्या एम है आपका? So उसमें basically yes, after 1.5 year will be eligible to move to NSE also. इससे BSc SME exchange से will be able to move to the main board as well. And उसमें कुछ इनकी terms and conditions होती हैं. I think we will be able to fulfill. We are also into the acquisition mode, जिसमें हम कुछ कंपनीज को खरीद के अपने साथ मर्ज करके वैल्यूएशन और साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टर्नओवर, पैट सब बढ़ाने में लगे हुए हैं। और साथ में जो हमारा रेगुलर प्रोसेस है ऑफ हायरिंग, ऑफ गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, we are doing it. This year we also started the government verticals. Luckily, by God grace, we got new projects also. We are getting काफ़ी बिजनेस बढ़ रहा है, उसका फुल इम्पैक्ट अगली बैलेंस शीट में दिखाई भी देगा। आई एम श्योर कि बिकॉज सिंस वी आर लिस्टेड कंपनी, सो आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ अ कमिटमेंट ऑन टू दैट पार्ट, बट ये है कि बिजनेस इज डूइंग गुड। आई एम होपफुल कि जो मेरा अपना विजन है कि वी वांट टू क्रिएट ए यूनिक ऑर्ग, अपने लाइफ टाइम में आई शुड बी एबल टू डू दैट। ओके, क्या परसेंटेज अभी आपकी स्टॉक की आप रिटेन करते हैं और कितना आपने लिक्विडेट? मार्केट में केवल 32% था, बाकी सब प्रमोटर्स के पास है। अच्छा, और कितने प्रमोटर्स हैं? प्रमोटर्स में तो 2 ही हैं, there are only 2 promoters. And one is you, who is the other one? Yeah, other one is the promoter में जो स्वाति है वो है वाइफ। Okay, so you and your wife are the 2 promoters and you hold 68%. Yeah, maximum stake we hold. Okay, great. उसमें एक और भी है कि एक उसका जो 8% है वो उस पर दैट इज़ नॉट अ प्रमोटर, बिकॉज इनिशियली देयर वाज ए, इसमें हमारे शुरू में जब हमने कंपनी शुरू की थी उसके 1 साल के बाद में देयर वाज ए VC फर्म, स्टार्टअप फर्म के लिए उन्होंने उसमें 12% स्टेक लिया था। दैट 12% स्टेक वाज बीइंग बॉट बाय सम अदर पर्सन, दैट इज विद दैट। Okay, sure. I was doing my research and I found out that obviously you're an entrepreneur. It says that you're a mathematician as well. आप वास्तु साइंस भी जानते हैं and now you're becoming an author. Yeah. तो 4 चीज़ें आप पैरेलली कर रहे हैं. Which one do you enjoy the most? And why?